हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है लेक्चर 11 है हमारे पार्ट 1 का, लायबिलिटीज। लास्ट क्लास में मैं आपको ऑलरेडी बेटा एसेट्स बता चुका हूँ। एसेट्स क्या होती है डिटेल में हमने चर्चा करी थी एसेट्स के ऊपर। एसेट्स बेटा हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज हम एसेट नहीं हो सकती, पहले सारी की सारी चीजें रिसोर्सेज होती हैं। तो रिसोर्सेज को बेटा अपने आप को बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन बैलेंस शीट में तो बेटा एसेट्स दिखती है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यूएस में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो किसी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, किसकी? धंधे की। मतलब धंधे की औकात बताती है, और औकात किससे देखेगी? एसेट से। तो बेटा रिसोर्सेज को अपने आप को बैलेंस शीट में दिखाना है, लेकिन दिक्कत क्या थी? बैलेंस शीट में तो एसेट्स दिखती है, ये है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को अपने आगे, अपने नाम के आगे एसेट्स का टैग लगाना है। तो बेटा एसेट्स का टैग लगाने के लिए 3 एलिजिबिलिटीज उसको पूरी करनी पड़ेंगी, वो हमने डिस्कस करी डिटेल में। पहली कि बेटा वो एसेट्स कंपनी की होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली बेटा आप उसके ओनर होने चाहिए। दूसरा, आपको उस एसेट से बेनिफिट या तो मिल रहा हो या मिलने वाला हो, ठीक है कोई नहीं। दूसरा बेटा, वो एसेट्स बेटा फोकट की ना हो, आपने खरीदी हो। और बेटा इंटरनली डेवलप भी अगर आपने करी है वो भी नहीं चलेंगी, मतलब फोकट की। और अगर आपने एसेट्स को इंटरनली डेवलप कर रखा है वो भी नहीं चलेंगे, क्योंकि उसके लिए आपने कोई खर्चा नहीं करा। इसको मैं एक बढ़िया चीज से समझा सकता हूं। जैसे बेटा आपको बाहर खाना है मटर पनीर। अब मटर पनीर बेटा आपको बाहर खाना है, लेकिन मटर पनीर बाहर खाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आपने कहा बाहर तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, घर में ही बना लेते हैं। तो बेटा घर में अगर आप बनाओगे फिर वो आपकी एसेट्स नहीं है, आपको बाहर से खाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा करना पड़ेगा तभी एसेट्स मानेंगे उसको आपकी। तभी उसे तभी एक्चुअली रीजन क्या था मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, मैचिंग प्रिंसिपल का। क्योंकि जब आप खरीदते हैं तो आपको खर्चा होगा, और एसेट आ जाएगी तो उससे आपको रेवेन्यूज मिलेगा। तो वो रेवेन्यूज और वो एक्सपेंस मैच हो जाएगा। डबल एंट्री सिस्टम है ना, डेबिट है तो क्रेडिट होगा। चलिए ठीक है। अगर आप घर पे बनाएंगे तो बेटा कोई खर्चा नहीं होगा ना। खैर उसमें भी कैसे दिखाते हैं बेटा, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत समझाया बेटा। लीजेस दिखाया मैंने आपको, क्योंकि लीजेस एलिजिबिलिटी पूरी नहीं करते, क्योंकि अगर आप कोई मशीनरी लीज पे लेते हो तो आप ओनर नहीं होते। लेकिन फिर भी बैलेंस शीट में उसको कैसे दिखाया जाता है, अकाउंटेंट्स ने कैसे अपना स्मार्ट वर्क खेला, राइट ऑफ यूज दिखाने के लिए। राइट ऑफ यूज दिखा दी बेटा किसी तरह, बहुत इजी वे में समझा। फिर मैं आपको इनटेंजिबल एसेट्स पढ़ाया। इनटेंजिबल एसेट जर्नली नहीं दिखाया जाता मैंने, क्योंकि आपको बोला वो इंटरनली डेवलप्ड होती है। इंटेंजिबल एसेट जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जनरली इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। पेटेंट्स जनरली की बात मैं कर रहा हूँ, पेटेंट्स को नहीं दिखाया जाता वो, क्योंकि इंटरनली डेवलप्ड होते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको कैसे दिखा देते हैं बैलेंस शीट में? वही बेटा, क्योंकि आप उसके ओनर तो होना, उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज, उसके लिए जो खर्चा हुआ जैसे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, वो आप कैपिटलाइज करोगे। पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस करा है बेटा। ये तो बस मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। अगर कोई स्टूडेंट सर बोल रहा है सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बेटा ये सब पिछली क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने इसलिए आपको बोला कभी भी मेरी क्लासेस सीक्वेंस तोड़ के मत देखना, हमेशा सीक्वेंस वाइज देखना, तभी ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए ठीक है, आज बेटा फाइनली लाइबिलिटीज पे आते हैं। अच्छा, पिछली बार हमने एक चीज और डिस्कस करी थी बेटा, एक तो एसेट, रिसोर्सेज, एसेट्स होते हैं, वो तो हमने डिस्कस करा। लेकिन हमको उनको बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में भी दिखा देंगे ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में भी करंट में दिखाना है, नॉन करंट में। एक ये दुविधा थी, तो वहां पे हमारी किसने हेल्प करी? एएससी 210-10-45-3 ने हमारी हेल्प करी। उसने बताया कोई भी एसेट जब लिक्विडेट होके एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर लिक्विडेट हो जाती है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, तो हम उसको करंट एसेट बोल देंगे। उसके अलावा सारी नॉन करंट एसेट। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ रिवीजन के लिए। अच्छा, फिर हमने उसके बाद एक एएससी मैंने आपको और बताया था, एएससी 210-10-45-1F, ये मैंने आपको बताया था बेटा। ये था मार्केट। ये बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं 45(3) और 45(1F को लेके। 45(1F) क्या बताता था? 45(1F) ये बताता था आपको कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको करंट में दिखाना है, नॉन करंट। ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है, एफएसबी ने ये ऐसा बोला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। इसमें लिखा है कि कंपनी की मर्जी है उसको कैसे दिखाना। आप बोलोगे सर कैसे? अगर कोई एसेट, सर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे कोई एफडी है, तो 6 महीने के अंदर मैच्योर होने वाली है, 6 महीने के अंदर लिक्विडेट हो जाएगी, तो सर वो तो करंट एसेट है ना। हाँ, लेकिन एक कैच अभी आपको बताता हूं ना। सोचो, उस कंपनी ने डिसाइड करा कि उस पैसे जब वो लिक्विडेट हो जाएगा उसको निकालेगा नहीं, दोबारा उसमें री इन्वेस्ट कर देगा 6 महीने 7 महीने के लिए आगे। और तो बेटा जब वो दोबारा एक्सटेंड कर देगा, फिर उसकी लिक्विडिटी मैच्योरिटी डेट आप आगे बढ़ गई। अब वो 6 महीने की लिक्विडिटी थी और अब वो आगे और बढ़, अगर सोचा आपने 7 महीने के लिए और इन्वेस्ट कर दिया, वो तो 7 महीने आगे और चला गया, अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस कर दिया, तो फिर आप उसको नॉन करंट एसेट की तरह दिखाएंगे। हालांकि बेटा आपकी सीएमए यूएसए में इतना डिटेल में आपको ये नहीं पढ़ना, ये मैंने आपको थोड़ा सीपीएससी लेवल बता दिया। ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझना तो जरूरी है क्योंकि किताब में लिखा है। चलिए बेटा, ये हमने डिटेल में डिस्कस करा था। बैलेंस शीट हम अकॉर्डेंस टू 210 के बनाते हैं। आपको पता है बेटा एएससी 210 के अकॉर्डेंस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, आप लोगों को पता है। 210 वैसे और भी बहुत ज्यादा है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स कैसे दिखाए जाते हैं ये भी हम पढ़ते हैं।
अच्छा, 205 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 205 क्या, वो जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओवरऑल कैसे बनते हैं, वो वाला स्टैंडर्ड है। ठीक है, फिर इनकम स्टेटमेंट का अलग स्टैंडर्ड है, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे जब पढ़ेंगे। आज बेटा हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज। ठीक है, देखिए बेटा मैं आपको क्लास में बढ़ाने से पहले रिवाइज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं खुद रोज रिवाइज करता हूं, तो आपको भी रिवाइज करना है। ऐसी सारी चीजें आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। पेपर में तो बेटा कुछ क्वेश्चन आएगा, पढ़ोगे पूरा नहीं, सीधा आंसर सॉल्व करने लग जाओगे, ऐसा हाल हो जाएगा आपका, इतना इजी बन जाएगा बस रिवीजन से। चलिए ठीक है, स्टडी मैट जरूर फॉलो करना है, लेकिन बेटा स्टडी मैट आप कोई भी पढ़ रहे हैं, सारे बेस्ट मटेरियल है। मैंने बेटा पर्सनली सारे स्टडी मटेरियल्स पढ़े हैं, सारे बेस्ट हैं, प्रोवाइडेड आपने ये लेक्चर जरूर देखे हो बस मेरे। ये तभी है वो आपके हेल्पफुल होंगे जब आपने मेरे लेक्चर देखे हो। अकेले स्टडी मैट से पढ़ के जाओगे तो बेटा काम तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मैं क्या कह रहा हूं बेटा, लाइबिलिटीज हमारा टॉपिक है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है। आज की क्लास में इसको पूरा खत्म कर देंगे, आज की क्लास में बेटा पूरा खत्म करेंगे, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि बेटा अब आपने करंट एसेट सॉरी एसेट्स पढ़ लिया। अब आपको पता है जब एसेट्स करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स होती हैं, तो बेटा फिर लाइबिलिटीज भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज बेटा होंगी। बट ऑब्वियस है अभी अब इसकी भी क्या एलिजिबिलिटी है बेटा, इसका भी वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, वही समझना है। चलिए चलिए बेटा जल्दी से पढ़ते हैं बेटा। लाइबिलिटीज मैंने आपको बताया था बेटा, अब बेटा बैलेंस शीट में आपको कोई भी चीज लाइबिलिटी दिखानी है, पेमेंट, बेटा आपको कोई भी चीज ऑब्लिगेशन, जैसे वहां पे रिसोर्सेस था बेटा, यहां पे वर्ड है ऑब्लिगेशन। मतलब जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे बेटा मैंने वहां पर आपको एक चीज बोली थी, मैंने आपको वो बोली थी, कोई भी सारी की सारी एसेट्स बेटा रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन सारी की सारी रिसोर्सेज एसेट्स नहीं होती बेटा। जैसे सारे के सारे जो सीए में सब हैं, ये सब इंसान है, लेकिन सारे के सारे इंसान तो सीए में सीए नहीं है ना, है ना। तो ऐसे ही रिसोर्सेज, सारी की सारी रिसोर्सेज एसेट्स नहीं है, लेकिन सारी एसेट्स रिसोर्सेज है। ठीक है, तो रिसोर्सेज बेटा मैंने आपको बोला था, सारी की सारी एसेट्स रिसोर्सेज एसेट्स नहीं होती। अगर ये एसेट रिसोर्सेज को इस रिसोर्सेज को अगर एसेट्स बनना है, तो इनको बेटा वही तीन कंडीशंस, थ्री कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती है, वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही बेटा सारी की सारी लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन ऑब्लिगेशन सारी लाइबिलिटी नहीं होती, ये है। ऐसे ही बेटा इन ऑब्लिगेशंस को भी लाइबिलिटी बनने के लिए तीन कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, वो ही कंडीशंस है बेटा, नाम बदल दी, बताऊंगा अभी। ओनर होना चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, वैसे फ्यूचर बेनिफिट की जगह आपको यहाँ पे फ्यूचर सेक्रीफाइस ऑफ बेनिफिट होगा। एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया सेक्रीफाइस, अब वो सेक्रीफाइस क्या अभी समझाऊंगा, किताबों में इतना नहीं समझा रखा। ये एक है, किताबों में बेटा अगर आप पढ़ोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, समझाऊंगा उसका मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होता है, सब समझाऊंगा। चलिए ठीक है, तो आई होप बेटा ये चीज समझे। मतलब यहां पे ऑब्लिगेशन शब्द का प्रयोग किया गया, ऑब्लिगेशन बेटा, मतलब अब देखिए यहां पे एक पहली समस्या, सारी की सारी ऑब्लिगेशंस है। ऑब्लिगेशंस का मतलब ये होता है बेटा, यू आर ऑब्लाइज टू पे समवन, यू आर ऑब्लाइज टू पे समवन समथिंग, यू मे ओ टू द अदर पार्टी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी भाषा में बोलूं, सोचो बेटा आपने मेरे से मैं नहीं, चलो मैं अपना लेता हूं बेटा, मैंने सोचो आपसे 50,000 का उधार लिया था। अब बेटा आप क्योंकि जानने वालों में से हो, तो मैंने आपको बोला प्लीज मुझे थोड़ा सा ड्यू डेट बढ़ा दो। आपने कहा ठीक है, 1 महीने बाद मुझे पेमेंट दे दियो। ठीक है बेटा, मैं एक पेमेंट 1 महीने बाद दे दूंगा। अब 1 महीना हो गया बेटा, 1 महीना हो गया, अब 1 महीने बाद बेटा वो ड्यू डेट आ गई, वो घड़ी आ गई जो मुझे आप पेमेंट देने की। ठीक है, मैं आपको पेमेंट दूंगा। अब बेटा ये जो 1 महीने बाद ये जो ड्यू डेट आ गई, नाउ आई एम ऑब्लाइज ऑब्लाइज टू पे, कितना था बेटा, 1 लाख रुपए, है ना। 1 लाख रुपए अगर मैंने लिया था, तो मैं 1 लाख रुपए बेटा अब आपको दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। तो इसी को बेटा ऑब्लिगेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आई एम ऑब्लाइज टू पे यू। चलिए ठीक है। अच्छा बेटा ये जितनी भी ऑब्लिगेशन है ना, लेकिन जरूरी नहीं है लाइबिलिटीज हो बेटा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जितने भी मैंने आपको ये जो गिना दी ऑब्लिगेशन, सारी की सारी अभी हम डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी लाइबिलिटी और जरूरी नहीं है। तो बेटा इन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे अगर लाइबिलिटी का टैग लगाना है, अगर बेटा इन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे लाइबिलिटी का टैग लगाना है, तो इनको भी तीन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी बेटा, इनको भी तीन कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। और वो तीन कंडीशंस कुछ नहीं है बेटा, वही है, यू मस्ट बी ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी। बेटा आपका उधार आपका होगा, आपके पड़ोसी का तो होगा नहीं। बेटा आपने बैंक से 50,000 को सोचो पर्सनल लोन ले लिया, तो बेटा वो आप चुकाओगे ना, आपका कोई पड़ोसी थोड़ी ना चुकाएगा आपके बिहाफ पे। उस लाइबिलिटी के ओनर आप हो बेटा, आपने ये बर्डन लिया अपने ऊपर 50,000 का लोन लेने का, तो बेटा आप ही चुकाओगे, आपको कोई पड़ोसी और मैं नहीं चुकाऊंगा।
मैंने अगर कोई लोन लिया तो बेटा मैं चुकाऊंगा, आप चुकाओगे मेरा लोन मेरे तरफ से? नहीं, मेरा लोन है तो मैं उस लोन का मालिक हूं, मतलब उस लाइबिलिटी का मालिक आप होने चाहिए, मतलब द बियरर ऑफ दैट बर्डन मस्ट बी यू। ठीक है, ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था बेटा। पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होनी चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन है बेटा, दिखा देता हूं बेटा। आपने ये जो लोन लिया $50,000 का, तो बेटा इसकी आप पेमेंट, पहली बात तो बेटा ये जो आपने $50,000 का लोन लिया, जो ये आपने $50,000 का लोन लिया, तो बेटा आपके पास कैश नहीं आ रहा, फोकट में तो किसी ने आपको पैसा उधार पे दिया नहीं। सोचो बेटा, मैंने आपको उधार दे दिया लेकिन फोकट में दे दिया, आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, तो बेटा ये लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी नहीं है। नो डाउट आप उसके मालिक हो, नो डाउट बेटा आप उसके मालिक हो, लेकिन आपको वो चुकाना ही नहीं पड़ रहा, मतलब आपका जेब से खर्चा नहीं हो रहा उसको चुकाने के लिए, तो बेटा ये पास्ट ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे मैंने $50,000 का सोचो बैंक से लोन ले लिया, तो बेटा वो मुझे चुकाना तो पड़ेगा ना, बैंक मेरे को सगा तो है नहीं जो उसने मुझे दे दिया पैसा, उसका पैसा है, वो मुझे देना पड़ेगा उसको, और मुझे देना पड़ेगा तो मेरा खर्चा होगा, तो पास्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है, पास्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है बेटा, और मैंने उसमें ब्याज भी दे रहा हूं, तो बेटा इस पे पास्ट ट्रांजेक्शन है। तीसरा इस पे बेटा सैक्रिफाइस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, बेटा सेक्रीफाइस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए। अभी ये क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज बेटा मैंने आपसे आपने मेरे से $10,000 का लोन ले लिया, मान लो, चलो ठीक है, हमने मान लिया सर हमने आपसे $10,000 का लोन लिया। अब बेटा 1 महीने बाद मैंने आपको बोला 1 महीने बाद मुझे चुका देना, तो आपने कहा ठीक है। अब बेटा वो घड़ी आ गई 1 महीने की, और अब वो आपको चुकाना है। अब आप आए, आप अपना पैसा लेके आए 10,000, आपने कहा ये लो सर हमने आपसे पहले एक लोन लिया था 1 महीना पहले, आज उसकी डेट थी हमने चुका दिया, ये लो। तो बेटा वो $1,000 आपने मुझे दे दिया और वो लोन चुक गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 1,000 आपने मुझे दिया, बेटा आपका तो खर्चा हो गया ना, आपकी जेब में से तो बेटा $1,000 चला गया, किसकी जगह, किसको देने में, मुझे लोन देने में। बेटा आप लोगों का $1,000 जेब से चला गया मुझे लोन देने में। बेटा आप उस एक, अगर आपने सोचो 1 सेकंड के लिए सोचो, अपने दिमाग के अंदर एक चीज लेके आओ, सोचो बेटा आपने ये लोन नहीं लिया था, तो बेटा ये $1,000 फिर आपका बच जाता। बेटा अगर सोचो आपने ये लोन नहीं लिया होता, तो ये $1,000 आपको किसी को देना नहीं पड़ता ना, क्योंकि लोन आपने लिया नहीं। सोचो मेरे से ही लिया होता तो आपको ये लोन $1,000 मुझे नहीं देना पड़ता क्लियर में, $1,000 रुपए आप मुझे नहीं देने पड़ते ना बेटा आपको, $1,000 आपको नहीं देने पड़ते, क्योंकि आपका तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कोई लोन ही नहीं लिया। तो ये $1,000 मतलब आपके सेव हो जाते। अच्छा सेव हो जाते तो बेटा इसको आप कहीं इन्वेस्ट कर देते, है ना, सेव हो जाते तो इसको कहीं इन्वेस्ट कर दे, जैसे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, मार्केट में लगा दिया, कुछ भी कर दिया, आप इन्वेस्ट कर देते, तो बेटा इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे रिटर्न मिल जाता, सोचो 10% का रिटर्न मिल गया। अब लेकिन ये मिल जाता वाली बात है, मिला तो नहीं, असलियत में कंडीशन क्या है, आपने लोन ले रखा था और आपने मुझे वो $1,000 चुका दिए। लेकिन बेटा सोचो अगर आप ये लोन नहीं लेते, तो आप इस पे आराम से $10 कमा सकते थे। जो 1,000 का 10% $100 बनता, तो आप $100 कमा सकते थे यहां पे, लेकिन आपने कमाए नहीं। इस लाइबिलिटी लेने की वजह से आपके $100 का नुकसान हो गया, एक अपॉर्चुनिटी $100 कमाने की लॉस्ट हो गई, वो आपके खर्चा बन गया बेटा, आपका खर्चा बन गया बेटा, क्योंकि आप तो कमा नहीं पा रहे बेटा, अब आपने तो कमाया तो लॉस हो गया, वो अपॉर्चुनिटी लॉस है। इसका मतलब एक फ्यूचर बेनिफिट मिलना था, लेकिन उस लाइबिलिटी की वजह से उसका सैक्रिफाइस हो गया। बेटा ये इतना डिटेल कंसेप्ट है, ये एग्जांपल किसी भी मटेरियल में नहीं है, आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही है लाइबिलिटी की कंडीशंस। हो गया बेटा खत्म, बहुत सिंपल था। आपने मेरे से एक लोन लिया है तो बेटा आप उसकी पेमेंट तो मुझे दोगे, लेकिन जब आप पेमेंट दे रहे हो बेटा, वो उस पेमेंट को अगर आप ये लाइबिलिटी ना लेते, उस पेमेंट को इन्वेस्ट कर देते, आपको उसमें रिटर्न मिलता। लेकिन क्योंकि आपने ये लाइबिलिटी ले रखी है, अब वो रिटर्न आप कमा तो सकते नहीं, क्योंकि वो पेमेंट तो आपने लोन में चुका दी, तो बेटा वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई आपसे वो कमाने की, इसलिए कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। तो फ्यूचर बेनिफिट का एक सैक्रिफाइस हो गया बेटा। तो ये है वो 3 कंडीशंस। चलिए बेटा, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं लगाना बेटा, मैं इसमें इतना टाइम नहीं लगाऊंगा आपको समझाने में, ये क्या होता है लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन, सब समझा दिया है सारी की सारी। मैंने आपको बोला पहले लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन होती है, अब उन ऑब्लिगेशंस को अपने नाम के आगे बेटा लाइबिलिटीज का टैग लगाना है, लाइबिलिटीज का टैग लगाना है, तो फिर से बेटा वही 3 कंडीशंस इनको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहली, ओनर ऑफ दैट लाइबिलिटी होना चाहिए, पास्ट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होना चाहिए, सैक्रिफाइस ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट हमको दिखना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बेटा कुछ मैं आपको एग्जांपल, अब वो ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको बता दिया, अभी मुझे लेकिन आपको एक चीज और बतानी है बेटा। ये तो पहली दुविधा थी, पहली दुविधा थी, हमने पहली चीज पढ़ी थी कि पहली दुविधा क्या थी, ऑब्लिगेशंस को लाइबिलिटीज कैसे दिखाए। लेकिन अब दूसरी दुविधा क्या थी, दूसरी दुविधा क्या थी, दूसरी दुविधा भैया ये थी, लाइबिलिटीज भी 2 टाइप की होती है बेटा।
वो ही फिर से करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। बेटा वो ही डेफिनेशन है, बिल्कुल वो ही डेफिनेशन है। मतलब यहां पे बस शब्द क्या है, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं एसेट्स के पहले मैं आपको करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा। लॉजिक है, अगर बेटा मैंने आपको करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन बता दी तो बट ऑब्वियस उसके अलावा जो भी लायबिलिटीज होंगी फिर वो क्या होंगे, नॉन करंट। बेटा जैसे करंट एसेट्स बता, अगर वो डेफिनेशन के अंदर आ जाती है कोई भी एसेट तो वो करंट एसेट्स क्या है, लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर बेटा वो ऑब्वियसली क्या होगी, नहीं है करंट एसेट नहीं है तो क्या होगी, नॉन करंट ही होगी। तो यहां पे भी वही है बेटा, डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम है, बस नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया बेटा। डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए आ जाओ। इफ एन, बेटा शब्द यहां पे बड़े ध्यान से सुनना, इफ एन ऑब्लिगेशन इज लिक्विडेटेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, देन इट इज करंट लायबिलिटी। बेटा नाम ही सुनो, करंट का नाम, बेटा करंट का मतलब अभी जो करंट में चल रहा है। करंट ईयर क्या होता है बेटा, एक साल का, तो एक साल के अंदर अंदर तो ऐसी लायबिलिटी बेटा, ठीक है। रेस्ट, अब यहां पे इसका क्या है, इफ एनी, if any obligation doesn't fall under under this definition, मैंने आपके लिए एक एरो लिखा दिया कि ये वाली डेफिनेशन की बात हो रही है, अंडर दिस डेफिनेशन then it will be non current liability। लाइबिलिटीज के दो प्रकार है, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन बेटा ये है कि कोई भी ऑब्लिगेशन, बेटा इसका डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन मतलब आपने कुछ उधार ले रखा है, आपको किसी सामने वाली पार्टी को पेमेंट देनी है, मतलब एक चीज है आपको जो किसी को चुकानी है, अगर बेटा वो आप चुका दोगे, लिक्विडेटेड मतलब आप इसी साल उसको कैश में चुका दोगे, मतलब लिक्विडेटेड का मतलब ऑब्लिगेशन एक लिक्विडेट हो गई, इसका मतलब बेटा आपने इसी आपने ऑब्लिगेशन लिक्विडेट का मतलब ये होता है बेटा आपको जो किसी सामने वाले को पेमेंट देनी थी वो आपने दे दी कैश में। कैश में, लिक्विड का मतलब क्या होता है, कैश होता है, मतलब आपने बेटा अपनी वो लिक्विड वो ऑब्लिगेशन उतार दी कैश देके, कैश देके, ठीक है। इफ एन ऑब्लिगेशन इज लिक्विडेटेड विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, है ना, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल, मैंने अब आपको बोला था बेटा जरूरी नहीं है हर बार अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही आपको कोई चीज लिक्विडेट करनी हो सकता है आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अकाउंटिंग पीरियड से बड़ी हो। बेटा ऑपरेटिंग साइकिल ऑलरेडी समझा चुका हूं कहां पे आपको पढ़ना है, तो आप मेरे पिछले से पिछले लेक्चर्स को भी रेफर कर सकते हैं, रेफर कर क्या सकते हैं, आपको वही करना पड़ेगा तभी जाके कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। ASC 210 बटे डैश 10 डैश 45 डैश 3 में हमको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में उसने समझाया था, वहीं मैंने आपको सारा पढ़ाया था, ठीक है। चलिए ठीक है, कभी कभी किसी किसी बिजनेस की सोचे अकाउंटिंग पीरियड तो एक साल का होता है, 12 महीने का है, लेकिन कुछ कुछ बिजनेस होते हैं जैसे टबैको बिजनेस, उनकी ऑपरेटिंग साइकिल लंबी होती है, फॉर एग्जाम्पल 15 महीने की है, 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, तो बेटा यहाँ पे तो इनका कैश कब आएगा धंधे में, 15 महीने, मतलब जब ये जीरो से धंधा स्टार्ट करते हैं तो 15 महीने बाद इनका कैश आएगा पहला बिजनेस में, तो बेटा यहाँ पे तो चीजें कैश में कब कन्वर्ट हो रही है, 15 महीने बाद लग रहे हैं, 15 महीने लग रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ऑपरेटिंग साइकिल 15 महीने है। तो अगर आप 15 महीने के अंदर अंदर किसी लाइबिलिटी को लिक्विडेट कर देते हो उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। अगर आप अकाउंटिंग पीरियड भी सोचो 12, एक 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 लोन है शॉर्ट टर्म, आपने उसको पे करना है लेकिन 13 महीने में, तो बेटा यहाँ पे तो आप बोलोगे सर देखो अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस हो गया तो ये करंट नहीं है तो नॉन करंट है, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, 15 महीने की सोचो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल है तो एक करंट लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो भी एसेट्स है बेटा वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है, बस बेटा ये सारा कंसेप्ट पढ़ा दिया, देखा मुझे इसमें ज्यादा टाइम लगा नहीं आपको पढ़ाने में,
ये क्योंकि मैंने बेस आपको ऑलरेडी बता दिया ना बेटा, तभी तो हमारा टाइम सेव हो रहा है। वहां पे मैंने टाइम इसलिए इन्वेस्ट करा क्योंकि बेटा यहाँ पे मेरा टाइम सेव हो गया। देखिए, अब अगर मैं वहां भी थोड़ा समझाता, यहाँ भी करा तो बात इक्को पड़ती। तो मैंने आपको क्या करा, वहां पे टाइम ज्यादा लगा दिया आपको चीजें बनाने में, फाउंडेशन बनाने में, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, इन 3 कंडीशंस को थोड़ा ज्यादा समझाया, ये कंडीशंस वगैरह समझाया, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन ज्यादा लंबी समझाई, ताकि हमारा यहाँ भी टाइम सेव हो जाए। अब आज बेटा सीधा है, मैंने आपको बता दिया पहली कंडीशन। पहली दुविधा ये थी कि बेटा सारी ऑब्लिगेशंस को लायबिलिटी पे टैग लगाना, तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, वो लायबिलिटी तो बन गई, लेकिन लायबिलिटी को करंट में दिखाए नॉन करंट में दिखाए, बेटा यहाँ ये डेफिनेशन ने हमारी मदद कर दी, दोनों मामला सॉल्व हो गया। अब क्या करें, खत्म कर दें, बेटा खत्म तो कर दे, बस मैं आपको सोच रहा हूँ खत्म होने से पहले आपसे कुछ मिलवा तो लूं, कुछ करंट लायबिलिटी से, जैसे मैंने आपको करंट एसेट से मिलवाया था, यहाँ बेटा मैं आपको कुछ करंट लायबिलिटी से मिलवा देता हूँ, और कुछ नॉन करंट लायबिलिटी से भी मिलवा देता हूँ। क्योंकि बेटा क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्यों, ये सिंपल नहीं है, अगर आप किताब से खुद पढ़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कुछ करंट लायबिलिटीज हैं जो आपने बचपन से सुनी है, लेकिन बेटा कुछ कुछ ऐसी करंट लायबिलिटीज हैं जो मैं आपको यहाँ पे पढ़वाऊंगा, मैं सारे नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि बेटा वो बाकी आपको पता है। लेकिन कुछ है, जैसे बेटा मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये क्या होता है, जैसे बेटा लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कॉलेबल एट बैलेंस शीट डेट ड्यू टू सम वायलेशन बाय द कंपनी सच एज वायलेशन ऑफ लोन कॉवेनेंट। पहली बात तो बेटा लोन कॉवेनेंट क्या होता है ना, ये कॉलेबल क्या होता है, ये सब बेटा आपको नहीं पता होगा। इफ अज्यूमिंग कि आप अगर प्लस टू वाले स्टूडेंट है, या बेटा ग्रेजुएशन वालों को भी ज्यादातर तो पता तो होता नहीं बेटा कॉलेबल वाला, हालांकि पढ़ा सब है लेकिन बेटा सब भूले पड़े हैं। ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा ये पेपर में आ जाता है, वो यही सेम उठा के बोल देगा, बताया कि करंट है नॉन करंट। बच्चे बोलेंगे यार लोन कॉवेनेंट वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो नॉन करंट लिखाएंगे, लेकिन एक्चुअली ये करंट है। ठीक है, समझाऊंगा बेटा वॉयलेशन ऑफ लोन कॉवेनेंट क्या होता है, कॉवेनेंट क्या होता है, सब पढ़ेंगे। हालांकि बेटा इन डिटेल यही सेम चीज, ये जो लोन कॉवेनेंट यहाँ पे लिखी है बेटा, ये जो कॉवेनेंट है, ये डिटेल में मुझे आपको बेटा पार्ट 2 में सेक्शन बी में समझाना बेटा, इन डिटेल वहां पे पढ़नी है हमें बातें। तो ऐसी एश्योरेंस टाइप वारंटीज क्या होते हैं, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा, इसलिए कुछ कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा, एक्चुअली वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। करंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, जो आपको देखने पड़ेंगे। हाँ जी, तो अकाउंट, जैसे कि बेटा पहला एग्जांपल है अकाउंट पेबल एंड ट्रेड नोट्स पेबल ड्यू टू सप्लायर्स, ये सब बेटा आपको पता है। अकाउंट पेबल्स बेटा, जिसको यूएस में जनरली अकाउंट्स पेबल बोला जाता है, आपने इंडिया में 11 12 में बेटा क्रेडिटर्स करके पढ़ा होगा, 12th में तो खैर आपने पढ़ लिया होगा ट्रेड अकाउंट्स पेबल्स क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं। यूरोप में अगर आप जाएंगे वहां पे ट्रेड पेबल्स करके बोला जाता है ना, कि वो होता है क्रेडिटर्स, मतलब आपने बेटा किसी से उधार पे माल उठाया, तो बेटा आपने उधार पे माल उठा लिया, वो सामने वाली पार्टी को पेमेंट नहीं दोगे, पेमेंट देनी पड़ेगी ना, तो आपकी लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली बेटा आप इसी साल इसको पे कर दोगे। बेटा अगर आप माल लेके आ रहे हो और उसकी पेमेंट आप इस साल नहीं अगले साल करोगे, तो बेटा वो तो बेचारा फिर एक साल तक खाएगा क्या, उसको तो पेमेंट चाहिए, तो बेटा वैसे बेटा आप अपने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर उसकी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, चलिए चलिए कैश डिविडेंड्स पेबल, बेटा कैश डिविडेंड्स पेबल इसका मतलब क्या होता है, ये होता है जैसे बेटा आप कोई कंपनी होती है ना, कोई कंपनी वो पब्लिक से कभी कभी पैसा उठाती है शेयर से, अब शेयर से पैसा उठा रही है, तो बेटा क्या होता है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं। अब कंपनी के मालिक होते हैं तो बेटा मालिक लोग क्या प्रॉफिट्स में से डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, प्रॉफिट से हिस्सा लेते हैं। तो बेटा जब प्रॉफिट से हिस्सा दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो वो डिविडेंड्स के रूप में दिया जाता है। ठीक है, डिविडेंड्स के रूप में दिया जाता है। आपने देखा होगा कभी किसी कंपनी ने 4 रुपए का डिविडेंड निकाल दिया, 5 रुपए का डिविडेंड निकाल दिया, ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या तो बेटा आप जब डिविडेंड, पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। बेटा आप ऐसे डिविडेंड नहीं पे कर दे, पहले आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर उसके 2-3 महीने बाद आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ती है। इसके ऊपर ये डिटेल कंसेप्ट है बेटा, पार्ट 2 में मैं आपको वहां पे समझाऊंगा कि डिविडेंड एक्चुअली दिया कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, डिविडेंड डेट, डिक्लेयर डेट, एक्स डिविडेंड डेट, है ना, ये सब आपको रिकॉर्ड डेट, ये सब आपको वहीं पे मैं पढ़ाऊंगा। चलिए, तो जब भी आप इस साल पे करेंगे तो बेटा ऑब्वियसली बेटा आपके इसी साल आप डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया, तो इसी साल आप पे भी कर देंगे, तो ऑब्वियसली फिर वो आपकी करंट लाइबिलिटीज बन जाएगी। इसी साल पे करोगे ना, आपको इस साल अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है, तो करंट लाइबिलिटीज बन गई आपकी। ठीक है, ऐसी बेटा कोई 2-3 है वो आप पढ़ लेना। मेन चीज बेटा मुझे जो आपको पढ़ानी है वो देखो यहाँ पे, वो है लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कॉलेबल, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन कॉलेबल एट द बैलेंस शीट ड्यू टू सम वायलेशन बाय द कंपनी सच एज द वायलेशन। मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे क्या होता है। बेटा क्या होता है, कभी कभी बताओ कंपनी उधार पे पैसा उठाती है, बैंक से नहीं पब्लिक से। क्या होता है बेटा, कंपनीज जो होती है, वैसे तो मैं आपको भी इक्विटी में अभी इन डिटेल अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या सिस्टम है। क्या होता है, कंपनियां को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो उधार पे उठाती है। मैं बताऊंगा उधार पे क्यों उठाती है, क्योंकि बेटा देखो उधार पे बताऊं पैसा उठाना बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इक्विटी।
बेटा इक्विटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बेटा इक्विटी ऐसे ही रेज नहीं हो जाती। एक यूएस कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा उठाना, पहले तो उसे लिस्ट कराना पड़ेगा अपने आप को। लिस्ट कराने के लिए बेटा एसईसी की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेंगी, उसका कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा, मोटी फीस लेगा बेटा। अच्छा, आपने शेयर्स को आपको आईपीओ करवाना पड़ेगा, आईपीओ करवाने से पहले लिस्ट करवाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, उससे पहले रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा फाइनल प्रोस्पेक्टस में। ये सब एसईसी करता है और इसके चार्जेस लेगा बेटा आपके। और ये काम बेटा आप अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो धंधे बिजनेस कर रहे हो बेटा, धंधा कर रहे हो, आपको इतना क्या ज्ञान, तो बेटा आपको एक प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा जो जनरली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो मोटी फीस लेके बेटा। अच्छा, आप फिर आईपीओ निकालोगे तो मार्केट में सब्सक्राइब करवाओगे, लोगों को बिकवाओगे, लोगों को पकड़ोगे, सेल करोगे, लेकिन बेटा शेयर्स अपने सेल करोगे ना लोगों को। लेकिन बेटा आप तो जानते नहीं पब्लिक कहां से आएगी, तो बेटा पब्लिक का भीड़ का भी जुगाड़ ये करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर, ये इसकी पैसा लेते हैं मुंह। अच्छा, आईपीओ भी लिस्ट कराने का पैसा लिया जाता है बेटा, ये भी यही काम करते हैं, तो इसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो बेटा बहुत मोटा खर्चा होता है पब्लिक से पैसा उठाना थ्रू इक्विटीज, इसलिए बेटा जनरली कंपनीज इक्विटी उठाते नहीं बार बार। तो कंपनियां क्या करती है बेटा, जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है वो उधार से उठा लेती हैं, क्योंकि उधार तो बेटा बहुत ही सस्ता होता है, कुछ नहीं होता बेटा, देखो, और सस्ता और ईजी होता है। बताओ बेटा, आपको उधार की जरूरत है, आराम से बैंक में जाओ, और बैंक में बेटा क्या देना, इंटरेस्ट ही तो देना, इंटरेस्ट दे दो, ब्याज देना बस। क्योंकि बेटा यही अगर आप इक्विटी से उठाओगे ना, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, ब्याज तो देना नहीं पड़ता है नोमा, लेकिन बेटा वहां पे जो कॉस्ट देनी पड़ती है ना बेटा, वो नेक्स्ट लेवल देनी पड़ती है। इसलिए बेटा कंपनी अवॉइड करती है, इसलिए कंपनी अवॉइड करती है। लेकिन आप बोलोगे साहब ब्याज भी तो देना है ना, अरे बेटा ब्याज से फायदा भी बहुत है, अभी बता रहा हूं ना आगे। कंपनी क्या करती है बेटा, इक्विटी से लेके वो करती है, ब्याज से उठा लेती है, क्योंकि ब्याज, क्योंकि एक तो वो बहुत इजी होता है, इजीली फाइनेंस हो जाता है, कुछ नहीं करना, बैंक के पास जाना है, बैंक पैसा ले लो, बस इंटरेस्ट देना। लेकिन आप बोलोगे इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है ना सर, बेटा वो जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो ना, अंडर यूएस टैक्स लॉ इट इज एडमिसिबल, डिडक्टेबल, इट्स अलाउएबल, मतलब डिडक्टेबल अलाउंस अंडर यूएस टैक्स लॉस। इसका मतलब क्या बोले जा रहे हो सर, इसका मतलब ये है बेटा, ये जो आप इंटरेस्ट देते हो इसको आप एज अ खर्चा दिखा सकते हो पीएनएल अकाउंट में, तो इससे आपकी बेटा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, आपको टैक्स कम देना है, तो बेटा इससे फायदे बहुत है, इसलिए लोग डेट से पैसा उठाते हैं। अच्छा, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि बेटा कंपनी बैंक से जाके ही लोन उठाए, ये हर बार बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बेटा कंपनी हर बार बैंक से जाके ही अपना पैसा लेगी, क्योंकि बेटा बैंक के वजह से जाकर बहुत सारे कॉवेनेंट्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। कॉवेनेंट क्या होता है बेटा, कॉवेनेंट का मैं आपको मतलब पता, शर्तें, बिल्कुल देसी भाषा में बोलूं बेटा, टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस को बेटा बस यहाँ पे कॉवेनेंट्स बोला जाता है। कॉवेनेंट्स, अगर आप कोई कॉवेनेंट्स तोड़ देते हो, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ जाता है, आपको पता, तो बेटा आप पे पेनल्टी हो सकती है, आप पे स्यू करा जा सकता है। ऐसी ही कंपनी भी कुछ कॉवेनेंट्स फॉलो करनी पड़ती है जब वो उधार पे पैसा उठाती है। अब ये बताता हूँ क्या, तो कंपनी क्या करती है बेटा, कभी कभी पब्लिक से पैसा उठाती है, लेकिन पब्लिक से शेयर्स इशू करके नहीं, बॉन्ड्स इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके उधार पे पैसा उठाती है। मतलब पब्लिक को बोलती है आप हमें पैसा दे दो उधार पे, हम आपका पैसा उधार पे यूज कर रहे हैं, बाद में चुका देंगे। लेकिन इक्विटी में बेटा चुकाने का कोई गेम नहीं होता, इक्विटी में थोड़ी ना आपको कुछ चुकाना पड़ता है। लेकिन यहां पे कंपनी क्या करती है, पब्लिक से पैसा उधार पे लेती है और उनका पैसा यूज करती है और कुछ टाइम बाद लौटा देती है। लेकिन बेटा ये पब्लिक भी बड़ी स्मार्ट है, ऐसी फोकट में नहीं दे देती पैसा। बेटा पब्लिक कहती है बेटा कंपनी पहले तो यहाँ आ जा, कंपनी आई, उसने कहा बेटा यहाँ बैठ जा टेबल पे, आई मीन कुर्सी पे, और यहाँ पे सामने पेपर रखा जाता है, पेपर रखा जाता है और उस पर कंपनी को साइन करवाया जाता है कि भैया ये देख, अब पब्लिक पब्लिक बोलती है, उस पर लिखती है कि हमने इस कंपनी को इतना फलाना फलाना अमाउंट दिया है, इस डेट पे दिया है। बेटा वो एक पेपर होता है, वो एक एक वो होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट शब्द ज्यादा सही है, एक एग्रीमेंट होता है, उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम, ठीक है, और उस पर यह लिखा होता है कि कंपनी ने इतना इतना फलाना फलाना अमाउंट पब्लिक से लिया है, उस पर प्राइस लिखा होगा, इस डेट पे लिया है, इस मैच्योरिटी मैच्योरिटी मत लिखा होता बेटा, मतलब इस डेट पे लौटा देगी, ऐसा लिखा होता है। अच्छा, कितने रुपए का लिया, इतने रुपए का अमाउंट लिखा होता है, ये प्राइस ही हो गया। तो बेटा ये सब चीज लिखी होती है, इस एग्रीमेंट को बेटा बॉन्ड इंडेंचर करके बोला जाता है, या बॉन्ड एग्रीमेंट, इसको बॉन्ड एग्रीमेंट करके बोला जाता है, या बॉन्ड इंडेंचर करके भी बोला जाता है। बेटा ये कुछ टर्म्स है बेटा, ये जो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा, कहां पे, सेक्शन बी में, पार्ट 2 के। तो बेटा ये बॉन्ड इंडेंचर होता है, तो बॉन्ड इंडेंचर के अंदर चीजें लिखी होती है और इसके अंदर शर्तें भी लिखी होती है, कुछ बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड कवर्नेंट्स। बॉन्ड कवर्नेंट होता है बेटा, उसकी वो मतलब बॉन्ड कवर्नेंट का सीधा मतलब बॉन्ड्स की शर्तें, मतलब बेटा पब्लिक ने पैसा कंपनी को दिया है लेकिन कुछ शर्तों पे दिया है। जैसे बेटा आप अपने फ्रेंड से बोलते थे यार मुझे तो कैंटीन से खिला दे, लेकिन आपका फ्रेंड बोलता था हाँ खिला दूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि भाई साहब तू अगले दिन मुझे भी खिलाएगा। ऐसे शर्तें होती थी ना कभी कभी, तू अपना टिफिन मुझे देगा, ऐसे शर्तें। मतलब यहाँ पे पब्लिक भी ऐसी नहीं दे रही बेटा, कुछ शर्तों पे दे रही है, तो इन शर्तों को बेटा बॉन्ड
कॉवेनेंट्स बोला जाता है, वो बेटा यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस मुझे आपको ये बॉन्ड कॉवेनेंट का मतलब समझाना था। अच्छा, ये लोन कॉवेनेंट क्या होता है? जब कंपनी पब्लिक से पैसा ना लेके लोन वालों से लेगी, तो बेटा लोन वाले भी अपनी कुछ शर्तें लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपके पास भी होंगी। बेटा आप कभी पर्सनल लोन सोचो, बैंक के पास गए मांगने, तो बेटा बैंक आपसे एक अच्छा खासा एग्रीमेंट साइन करवाता है, उसमें लिखा होता है ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस, उन्हें ही कहते हैं लोन कॉवेनेंट्स। मतलब आपको ये शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। बेटा आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपने, राज की, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक भी शर्तें, एक भी कॉवेनेंट का उल्लंघन कर दिया, तो बेटा आपको पूरा का पूरा लोन का डिफॉल्टर मान लिया जाएगा, पूरे का पूरा। सोचो बेटा, आपने एक जैसी शर्त, हर शर्त, एक शर्त ये लिखी थी कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हर महीने की 7 तारीख में देनी ही देनी है, उससे ना पहले ना उससे बाद। जो एक कवर्नेंट ऐसा बना दिया उन्होंने, एक शर्त ऐसी लिख दी कि बेटा आपको देनी ही देनी है हर महीने की 7 तारीख। लेकिन बेटा आपसे अगले महीने कुछ गलती से चूक हो गई, आपने 8 को दिया, इसलिए बेटा आजकल बैंक बोलते हैं कि ऑटो पेमेंट कर दो, ताकि गड़बड़ ना हो सके। खैर, अगर पहले सोचो मैनुअल, आपने ऑटो पेमेंट नहीं लिया, आपने मैनुअल पेमेंट करा और आप एक दिन भूल गए और आपने 8 तारीख को पेमेंट करी, लेकिन बेटा आपने शर्तों का उल्लंघन कर दिया। शर्तों में ये लिखा था कि 7 तारीख को देनी है, लेकिन आपने दी 8 तारीख को। अब पता बेटा क्या होगा, आपको बेटा पूरे का पूरा लोन का डिफॉल्टर मान लिया जाएगा। सोचो आपको वो लोन देना था 5 साल बाद, सोचो तो बेटा वो आपने लोन लिया था, एक लॉन्ग टर्म लोन था, 5 साल बाद उसकी पेमेंट देनी थी, लेकिन आपने बेटा छोटी सी शर्त का एक गड़बड़ कर दिया। लेकिन अब तो पूरा का पूरा 5 साल का जो लोन बेटा आपको बाद में देना था, अब वो आपको अभी के अभी देना पड़ जाएगा, पूरा का पूरा। सोचो 10 लाख का एक लोन था, 5 साल बाद उसकी पेमेंट करनी थी, 5 साल का लोन है तो 5 साल बाद देना है, लेकिन बेटा आपने छोटे सा एक कंडीशन पूरी नहीं करी, कॉवेनेंट का गड़बड़ कर दिया आपने, बेटा वो पूरा का पूरा 10 लाख वो बताओ आपका इसी साल ड्यू कर देंगे। यही यहां पे लिखा है, अगर आप वॉयलेशन कर देते हो किसी भी छोटी सी लोन कवेनेंट का, तो आपको बेटा पूरे के पूरे लोन का डिफॉल्टर मान लिया जाएगा और आपको इसी साल अब उस लोन को पे करना पड़ेगा। इसी साल अब आपको उस लोन को पे करना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी लंबा लोन हो। सोचो 10 साल का लोन हो, 20 साल का लोन हो, बेटा आपने छोटी सी शर्त का उल्लंघन करा, इसी साल अब पूरा का पूरा लोन देना पड़ेगा बेटा। तो बेटा इसी साल अब लोन देना पड़ेगा, मतलब इसी साल मतलब करंट, तो करंट लाइबिलिटी बन गई। तो करंट लाइबिलिटी में ऐसे दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि वो इसी साल ड्यू हो गए, तो करंट लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब मैंने वॉयलेशन करा लोन का, अब इसलिए मुझे इस साल ही पूरा का पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, तो करंट लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि इसी करंट ईयर में मुझे इसको चुकाना है। तो आई होप बेटा मैंने आपको ये समझाया बहुत इजी, आई थिंक, क्योंकि ये स्टूडेंट से पढ़ेंगे वाला एग्जाम्पल उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, ऊपर से जाएगा, इसलिए मुझे मुझे आपको ये समझाना पड़ा, ठीक है। चलिए बेटा, इसके बाद बेटा एक है एश्योरेंस टाइप वारंटीज। ये क्या होता है बेटा, ये मैं आपको बता देता हूं। आप कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में सोचा बेटा एक आप एसी खरीद के लेके आए। अब बेटा जब आप ये एसी खरीद के लेके आते हैं बेटा, उसके अंदर पता है इन बिल्ड, एक एसी खरीद के लाते हैं बेटा, उसके अंदर एक इन बिल्ड वो होती है वारंटी। इन बिल्ड क्या मतलब, इन परचेज, विद परचेज के साथ बेटा एक प्रोडक्ट की वारंटी होती ही होती है। जैसे आप एक एसी खरीद के लेके आए, सोचो बेटा उसके कंप्रेसर की जो वारंटी है वो 5 साल है, तो बेटा मतलब अगर आपके कंप्रेसर में अगर कोई इश्यू आ जाता है, तो 5 साल कंपनी आपका बेटा वो कंप्रेसर ठीक करके आपको देगी, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। तो बेटा ये तो आपका ठीक हो रहा है, लेकिन बेटा एक कंपनी की तो लेकिन ये लाइबिलिटी है ना, वारंटीज हमेशा कंपनी लाइबिलिटीज पे दिखाती है, क्यों? क्योंकि बेटा ये एक लाइबिलिटी है, कभी भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ऊपर नीचे हो गई, तो बेटा कंपनी इज नाउ लायबल टू प्रोवाइड दैट सर्विसेज टू दैट कस्टमर। इसका मतलब अगर आपके एसी के कंप्रेसर में दिक्कत आ गई, तो बेटा कंपनी लायबल है। बेटा आप किसकी गर्दन पकड़ोगे? कंपनी की पकड़ोगे ना, कहीं हाँ भाई हमारे यहाँ पे कंप्रेसर का गड़बड़ हो चुका है, तो तू आके हमारा यहाँ पे ठीक कर। तो क्या कंपनी की एक लाइबिलिटी बन जाती है उसको ठीक करना, इसलिए उसको यहाँ पे दिखाती है, कहाँ पे लाइबिलिटीज में दिखाती है। लेकिन चक्कर क्या है, करंट में दिखाए नॉन करंट में दिखाए। तो बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो वारंटीज होती है, एश्योरेंस टाइप वारंटीज जो होती है, इसके ऊपर पूरा बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, इसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं बोलेंगे, यूएस गैप है बेटा। अकाउंट जो हम यूएस गैप पढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा यूएस गैप के हिसाब से वारंटीज को कैसे दिखाया जाता है। अभी तो बेटा बहुत छोटा बस मीनिंग बता रहा हूं, इसके ऊपर पूरा डिटेल कंसेप्ट है भी पार्ट 1 में, कि वारंटीज कैसे दिखाई जाती है बेटा बैलेंस शीट में। आईएफआरएस में भी दिखाऊंगा कैसे दिखाई जाती है, ठीक है। हमारे इंडिया में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी इसको अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन अब मैं आपको इतना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जिस जगह आपको जाना ही नहीं है वहां पे आपको फिर क्या बताना, ठीक है। तो ये बेटा ये जो वारंटीज होती है दोनों होती है, करंट भी होती है, नॉन करंट भी होती है। अब डिपेंड करता है, अगर बेटा आपकी 1 साल की ही लाइबिलिटी है, मतलब अगर 1 साल कंपनी की देखती है कि इसको ये वारंटीज 1 साल के अंदर 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 प्रोवाइड करनी है, तो बेटा वो करंट है। लेकिन कुछ ऐसी वारंटीज है जो जैसे जैसे 5 साल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, एक आपने एसी लिया, उसकी कंप्रेसर की वारंटी कितनी है? 5 साल की। मतलब बेटा इन 5 सालों में आप कभी भी कंपनी की गर्दन पकड़ लोगे,
लेकिन बेटा यहाँ पे कंपनी का एंगल सोचिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कंपनी को तो बेटा 5 साल में कभी भी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। बेटा कंपनी, अब कंपनी ये तो ये सोच रही है कि भाई 5 साल के अंदर अंदर इसका कभी भी कंप्रेसर खराब हो गया, सोचो चौथे साल के अंदर हो गया, तो बेटा चौथे साल के अंदर कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी उसको ठीक करना। तो बेटा ये एक तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, क्योंकि इस साल नहीं, इस साल भी आ सकती है, दूसरे साल भी आ सकती है, तीसरे भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है ना। तो लॉन्ग टर्म है कि 1 साल से ज्यादा का लाइबिलिटी का यहाँ पे स्कोप है, क्योंकि चौथे साल में भी लाइबिलिटी आ सकती है, इसलिए बेटा यहाँ पे आप नॉन करंट लाइबिलिटी लिखोगे। लेकिन अगर उस 5 साल की लाइबिलिटी में से 1 साल की लाइबिलिटीज ड्यू हो जाती है तो उनका करंट लाइबिलिटी में दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा 5 साल का आपका कंप्रेसर की लाइबिलिटी है, आपको 1 साल के अंदर अंदर उसके कंप्रेसर में दिक्कत आ गई, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, 1 साल के अंदर करंट लाइबिलिटी में उसको लिख देगी फिर, और बाकी के 4 साल उसको लॉन्ग टर्म में लिखेगी। चलिए बेटा, ये अब ऐसा आपको इतना अगर यहाँ नहीं, इतना बेटा डिटेल में आपको समझाना है, टेंशन मत करो, आपको मुझे वहां पे आपको समझाना है, कहां पे, करंट लाइबिलिटीज, वो सॉरी वारंटीज पे जब मैं आपको समझाऊंगा। चलिए, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप यहां पे देखेंगे बैलेंस शीट में, ये कंपनी की बैलेंस शीट होगी, यहां पे बेटा लोन लिखा होता है, लोन 5 लाख, और पता है कहां लिखा था, करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में लिखा था पहले। अब बेटा, अब मैं आपको एक चीज बात नहीं, करंट लाइबिलिटीज में भी नहीं लिखा था, अभी छोड़ो करंट लाइबिलिटीज। बेटा आपका एक लोन था, आपने कंपनी से, एक बैंक से लोन लिया था, अब उस बैंक को आपको बेटा पेमेंट देनी है, आपने बैंक से बेटा कभी लोन लिया था, अब बेटा वो 6 महीने के अंदर अंदर आपकी वो ड्यू डेट आने वाली है, तो बेटा 6 महीने के अंदर ड्यू डेट आने वाली है, तो बेटा ये 1 साल के अंदर मतलब एक ऑब्लिगेशन लिक्विडेट होने वाली है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। डेफिनेशन ध्यान माइंडेबल हो बेटा, आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया, सोचा सोचा 5 साल का लोन था, अब वो 5 साल खत्म होने वाले, 4.5 साल हो गए, तो बेटा 6 महीने के अंदर अब वो आपको लाइबिलिटी पूरी करनी है। बेटा 5 साल का एक लोन था, सोचो कितने का, 5 लाख का, अब वो 4 साढ़े 4 साल तो हो भी गए बेटा, ऑब्वियसली 6 महीने बच गए, तो बेटा 6 महीने के अंदर अंदर आपको अब उस लोन को क्लियर करना है, मतलब ऑब्लिगेशन लिक्विडेट होने वाली है, और बेटा 6 महीने, इसका मतलब विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड है, इसका मतलब इट्स अ करंट लाइबिलिटी। तो बेटा अब आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म लोन जो इस साल आप ड्यू कर दोगे 6 महीने के अंदर, आपको बैलेंस शीट पे कैसे दिखाना है, लॉन्ग टर्म लोन था जो इस साल ड्यू हो गया है 6 महीने में, 6 महीने में ड्यू होने वाला है, तो इस साल पे करना है, इसलिए करंट लाइबिलिटी है। लेकिन अब आपको एक कैच बता देता हूं यहाँ पे, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज होता है ना, वहां पे जैसे री इन्वेस्ट कर दिया, बेटा एक कंसेप्ट होता है रीफाइनेंसिंग, ये क्या होगा बेटा, इसको कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन इसका नाम है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेटा कभी कभी बताओ कंपनी के पास पता पैसा नहीं होता, अभी 6 महीने के अंदर लोन आ रहा है, कंपनी की मैनेजमेंट देख रहा है, कंपनी वाले सुन लो, 6 महीने के अंदर एक लोन है, उसका पेमेंट करना, पैसा है भी, कंपनी कह रहा है नहीं पैसा तो नहीं है, लेकिन पैसा होगा, लेकिन देना नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा कंपनी को ग्रोथ करनी है, कंपनी को एक नया प्लांट डालना है, अब नया प्लांट डालने के लिए पैसा चाहिए, अब पैसा अगर अगर आप पैसा लोन देने में लगा देंगे तो फिर वो प्लांट नहीं डाल पाएंगे, क्या करें, तो भैया पता है क्या बोलेंगे, आप लुक बैंक के पास जाओगे, बेटा इसके लिए जनरली आपकी बैंक के साथ एक अच्छी खासी जान पहचान भी होनी चाहिए। खैर बैंक भी आपको ऑफर कर देता है रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक को कुछ नहीं बेटा, बैंक को ब्याज मिलेगा, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग ऐसे ही नहीं होता था बेटा, उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है, क्रेडिट रेटिंग करवाई जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है बेटा, जैसे मूडीज, फिंच, S&P, पुअर, स्टैंडर्ड एंड पुअर जैसे बोलते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन बी में पार्ट 2 के। अच्छा, तो आप बैंक के पास गए, आपने कहा बैंक भैया कुछ मतलब पैसे की थोड़ी सी जरूरत आ गई, हमको एक प्लांट डालना है, ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है, पैसा तो है, लेकिन वो आपका ये जो एक लोन आने वाला 6 महीने के अंदर इसकी पेमेंट करनी है, अगर हम इसमें दे देंगे ना तो हम वो प्लांट नहीं बना पाएंगे, तो कुछ ऐसी सुविधा नहीं है कि आप इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो दूसरे लोन में, मतलब इसी लोन को एक दूसरे लोन बना दो, मतलब आगे कर दो इसकी ड्यू डेट। अब बेटा एक लोन की ड्यू डेट आगे तो हो नहीं सकती, तो मतलब बैंक क्या जुगाड़ निकालती है, उसी लोन को रीस्ट्रक्चर कर देती है, मतलब एक नया लोन बना देती है, और एक नया लोन मतलब एक नई ड्यू डेट। तो बेटा यहां पे सोचो बैंक ने उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया और उसकी 15 महीने की ड्यू डेट कर दी, तो बेटा यहां पे तो फिर वो आगे चला गया, और अभी तो आपको 6 महीने में देनी थी, लेकिन अब वो 15 महीने आगे और चला गया, इसका मतलब विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड क्रॉस कर दिया, तो बेटा वो नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। अब आपको उसको नॉन करंट लाइबिलिटी में दिखाना है, करंट लाइबिलिटी में मत दिखा देना उस लोन को, जैसे पहले एक लोन था आप उसको पहले नॉन करंट लाइबिलिटी पे दिखाते थे, लेकिन क्योंकि वो लिक्विडेट हो रहा था विद इन 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ्स हो रहा था, मतलब विद इन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर लिक्विडेट हो रहा था, तो अब आप उसको करंट लायबिलिटी दिखाने वाले थे, लेकिन आप उसको देने का आपको कोई इरादा नहीं था, इसे कहते हैं इंटेंट, करेक्ट इंटेंट थी आपकी, मतलब बिल्कुल ठीक इंटेंट थी, मतलब आपकी कोई इंटेंट है पे करने की, अगर बेटा आपकी ऑब्लिगेशन पे करने की इंटेंट है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि यहाँ पे 6 महीने है, ये लोन 6 महीने में अंदर लिक्विडेट हो रहा है, अगर आपकी क्लियर इंटेंट है पे करने की, तो बेटा फिर इसको करंट लायबिलिटी में दिखा दो, इसे कहते हैं फुली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बेटा ऑडिटर आके चेक करता है, ऑडिटर आज पूछता है आपने ये जो करंट लायबिलिटी दिखा रखी है 5 लाख की लोन की,
क्या आपका करेक्ट इंटेंट है इसको पे करने का? ध्यान से सुनो बेटा, मैं आपको ऑडिटर की बातें बता रहा हूं। सीआईए कोर्स करोगे तो बेटा ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है वहां पे। मतलब आपने ये जो बैलेंस, ऑडिटर देखता है कि भैया ये जो आपने बैलेंस आपने ये जो करंट लायबिलिटी में $5 लाख का लोन दिखा रखा है, इसका मतलब ये ड्यू हो रहा है, मतलब आपको पे करने वाला है। लेकिन आपकी क्या इंटेंशन सच में है इसको पे करने की? कंपनी कह रही है नहीं, इंटेंशन नहीं है, हमको तो रिस्ट्रक्चर कराना है। तो ऑडिटर कह रहा है अरे भाई साहब फिर इसको मत दिखाओ ना, फिर इसको नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओ। जब आपको पे करना ही नहीं तो क्यों यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेवकूफ बना रहे हो कि आपका इस साल एक पेमेंट जाने वाली है, जब नहीं जाने वाली, आपको देनी ही नहीं है। रिस्ट्रक्चर करा लिया आपने लोन, और जब आपने रिस्ट्रक्चर करा लिया उसका एक नॉन करंट लायबिलिटी में, फिर से नॉन करंट लोन में, एक नए लोन में, तो फिर से उसकी ड्यू डेट आगे बढ़ गई। इसका मतलब वो इस साल लिक्विडेट नहीं हो रहा, वो तो एक साल बाद लिक्विडेट होगा। तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाओ ना उसको, ताकि यूजर्स को पता चले अच्छा इसने इस लोन को, अच्छा बेटा आपको एक नोट्स में लिखना पड़ता है इसको रिस्ट्रक्चर कराना है। अगर आपने लोन को रिस्ट्रक्चर कराया तो आपको नोट्स में लिखना पड़ता है, यूजर्स को बताना पड़ता है ये हमारा लोन था 6 महीने में पेमेंट देनी थी लेकिन हमने इसको रिस्ट्रक्चर करा लिया, इसलिए अब यहाँ पे नहीं लिखा, नॉन करंट लायबिलिटी में लिखा है, ताकि पता चले अच्छा, मतलब यहाँ पे ताकि कंपनी, ताकि यूजर सोचे अच्छा तो इस पैसे का क्या करने वाले हैं। फिर आप उसको बताओगे हम देखो इसको यहाँ पे एक प्लांट था उसको खरीदना चाहते हैं फाइनेंशियल पर्पज के लिए, ग्रोथ पर्पसेस के लिए। बेटा लायबिलिटीज में इतना डिस्क्लोजर्स बनाने पड़ता है, इतना डिस्क्लोजर स्पेशली नॉन करंट लायबिलिटीज में। बेटा नेक्स्ट लेवल इसको कहते हैं डिस्क्लोजर्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स होते हैं बेटा, आपको आपको तो बेटा कुछ अभी यहाँ पे इतना तो पढ़ ही नहीं रहे हो बेटा, सीपीए लेवल पे तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ आए क्योंकि हमारा पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है ना बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है हमारा पर्पस, ठीक है। हालांकि उसका भी ज्ञान होना आपको वैसे जरूरी है। चलिए, तो बेटा आपको मैंने बताया, एक लास्ट बता रहा हूं बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा? बीओ। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये होते हैं कि बेटा आप एक करंट, जैसे आपको पता है बेटा बिजनेस में पता है दो टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं हमारे रियल लाइफ में। अगर आप कभी बैंक के पास जाओगे अकाउंट खोलना, आपको सेविंग्स अकाउंट खुलता है। लेकिन अगर आप एज अ बिजनेस बैंक के पास जाओगे अकाउंट खोलना, तो बेटा आपका बैंक आपका सेविंग्स ना खोल के करंट अकाउंट खोलता है। करंट अकाउंट बेटा क्या है, जीरो बैलेंस खुल जाता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट्स में होते हैं। तो एक तो उसमें कोई बैलेंस मेंटेन करना नहीं पड़ता। दूसरा बेटा उसमें कोई ब्याज नहीं देती कंपनी, ओ सरकार, ओ क्या कहते हैं बैंक, बैंक आपके पैसे पे कोई ब्याज नहीं देगी। दूसरा, इसमें कोई बेटा ब्याज तो नहीं मिलता। अच्छा, इसमें एक फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की, जैसे बेटा आप एक जैसे मैं आपको ये बताऊं, आपको बेटा पैसे की जरूरत थी, सोचो यहाँ पे आपके बैंक बेटा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, लेकिन अब आपको $1,000 की किसी सामने वाले को पेमेंट देनी है, आपके बैंक में पैसा नहीं है। अब आपने क्या कहा, आपने क्या करा, करे आपने कहा बेटा बैंक को कॉन्टैक्ट करा। आपने बैंक को गया, मेरे पास अभी बताऊं पहला बिल्कुल जीरो पड़ा है अकाउंट में, एक फुटी कौड़ी नहीं है, लेकिन किसी को सामने वाले को 1,000 की पेमेंट करनी है। तो बैंक कह रहे ठीक है, मैं तेरे अकाउंट में टेम्परली $1,000 का अमाउंट डाल देता हूं। तो बेटा आपके बैंक में मतलब क्या होगा, आप देखना -1000 चले जाएगा आपका बैंक। बेटा उसके वो चार्जेस लेता है बड़े मोटे, ओवरड्राफ्ट का बड़ा मोटी पेमेंट जाती है। बैंक बेटा बहुत अच्छा कमाता है ओवरड्राफ्ट में, बहुत अच्छा। चलिए, तो बेटा बैंक क्या करेगा, आपके टेम्पररी बताओ क्या करेगा, आपको $1,000 का क्रेडिट दे देगा, मतलब आपको $1,000 का लोन दे देगा। आपके अकाउंट में $1,000 आ जाएंगे, लेकिन माइनस में चले जाएगा आपका अकाउंट, ठीक है। फिर आप सामने वाले को उससे पेमेंट दे सकते हो बेटा, ठीक है। तो बेटा आप, लेकिन वो माइनस में चला गया, माइनस में चला गया तो बेटा आपकी लायबिलिटी बन जाएगी उस बैंक को पेमेंट देने में। तो बट ऑब्वियसली बेटा वो करंट लायबिलिटी, आपको इसी साल वो पेमेंट देनी है। आप बोलोगे सर नॉन करंट नहीं हो सकती, बेटा अगर आपने एक साल ज्यादा लगा दिया ना, एक साल से ज्यादा लगा दिया बेटा, वो जो मोटा ब्याज बन जाएगा ना बेटा, पेनल्टी अलग लगेगा, ब्याज अलग बनेगा। बेटा ओवरड्राफ्ट का बहुत ही मोटा ब्याज लगाती है बैंक, बहुत मोटा ब्याज लगाती है, ठीक है। तो इसलिए करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि बेटा आपने आज ही पेमेंट करने में आपने आपको एक इसी साल पेमेंट करनी थी, तो आपने बैंक से एक छोटा सा लोन ले लेके भैया मुझे पैसा दे दे, तो बैंक आपका क्या करता है, माइनस में अकाउंट डाल देता है। आजकल बेटा हर अकाउंट में मिल ही जाता है, पहले के टाइम पे तो सबको नहीं दिया जाता था, एक अच्छी खासी जान पहचान होनी थी तब मिलता था। आजकल तो हर बिजनेसमैन को मिल ही जाता है जनरली, लेकिन रेपुटेशन फिर भी देखी जाती है। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई पेमेंट देने आपके पैसा नहीं है तो बेटा आपका बैंक माइनस में चले जाएगा। बैंक आपको टेम्परली, एक लिमिट होती है, लेकिन ऐसा नहीं आप बेटा 1 लाख की भी पेमेंट निकालो, नहीं। जैसे 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट आपको मिल जाएगा, तो 10,000 तक आराम, अगर आपके बैंक में $0 है, $0, तो आप $10,000 तक आराम से बिना उसके भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको उसकी फिर पेमेंट देनी पड़ेगी जल्द से जल्द। तो जल्द से जल्द तो बेटा करंट लायबिलिटी है। अब बेटा कुछ नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है बेटा, जो इनके अलावा वो नॉन करंट लायबिलिटीज है, बड़ी सिंपल है बेटा। जैसे एक लॉन्ग टर्म लोन है, बट ऑब्वियसली बेटा नाम ही लॉन्ग टर्म लोन है, एक साल के बाद आपको उसकी पेमेंट देनी है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म लोन है। पेंशन ऑब्लिगेशंस बेटा, क्योंकि आपके इंप्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं, अब बेटा आप जब वो रिटायर हो जाएंगे तो आपको उनको ऑब्लिगेशन देनी पड़ेगी, लेकिन वो इस साल तो रिटायर नहीं हो रहे बेटा। इसके कुछ रूल्स होते हैं यूएस के हिसाब से कि कब आपको पेंशन देनी है, कब आपको उसका प्रोविडेंट फंड लौटाना है, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, आपके सिलेबस में वो नहीं है।
तो बेटा जब वो रिटायर हो जाएंगे तो रिटायर होने में तुमको 1 साल से ज्यादा है ना बेटा एटलीस्ट, तो बेटा 1 साल बाद आप उनको, तो जब वो रिटायर हो जाएंगे उनको पेमेंट देनी पड़ेगी पेंशन की, तो बेटा पेंशन की पेमेंट भी फिर आप 1 साल बाद दोगे ना, 1 साल थोड़ी ना दे रहे हो, वो तो एक लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, बाद में देनी है आपको, ठीक है। क्योंकि बेटा जनरली ऐसा नहीं है कि उसने 6 महीने काम करा आपको पेंशन देनी है, नहीं बेटा, इसके रूल होते हैं जनरली 1 साल के बाद स्टार्ट होगी वो, ठीक है। मतलब कभी भी 1 साल काम करके उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसको कुछ साल काम करना पड़ता है कंपनी के पास, कंपनी के पास कुछ साल काम करेगा तब जाके उसको पेंशन मिलेगी, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि कंपनी को पेंशन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी, बाद में देनी है। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज बेटा मैं आपको यहां नहीं समझा सकता, क्योंकि जब मैं डेफर्ड टैक्स आपको पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, अगर यहां समझाने बैठ गया तो बेटा ये तो लेक्चर ही बहुत बड़ा बन जाएगा। हमारा टारगेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना। इस अब बेटा बैलेंस शीट हमारा बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लास्ट मेरा टॉपिक बचा इक्विटी, मुझे आपको बस बेटा इक्विटी समझाना है। आज हमारा बैलेंस लाइबिलिटीज भी हो गया, मैंने आपको बोला था बेटा लाइबिलिटीज आज मैं आपको करा दूंगा, लाइबिलिटीज हमारा हो गया है। अगली क्लास में मैं आपको इक्विटी कराऊंगा, इक्विटी बहुत ही सिंपल है, उसके बाद हम इनकम स्टेटमेंट्स पर बेटा अपने उतर जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।